वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी के लिए हिस्ट्री क्लास 6 की जो क्लासेस है अध्याय 7 पढ़ने जा रहे हैं। राज्य से साम्राज्य। विदाउट टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं जल्दी। इसके साथ ही साथ अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको जल्द ही सीटेक से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे और अपडेट टीचिंग से रिलेटेड अपडेट मिलते जाते हैं। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक नोटिफिकेशन का नोटिस नहीं आ पाएगा। ठीक है, इसके विदाउट सबसे पहला है कि राज्य से साम्राज्य की बात हो रही है तो किस तरीके से राज्य में उस समय कौन कौन से राज्य थे, कौन कौन से राजा थे, तो उसके साम्राज्य किस तरीके था। इस अध्याय में सबसे पहले लिखा गया रुपए वाली तस्वीर को देखकर एक अभ्यास करा गया है, यानी एक्सप्लेन करा गया है कि हम जिन शहरों की चीज़ों या रुपयों से पैसे को देखते हैं तो उनका लंबा इतिहास है। इनमें पत्थरों को काटकर बनाया गया सारनाथ मंदिर, एक जहाँ पे स्तंभ स्थापित किया गया। अपने यहाँ पे अलग अलग चीज़ों के अलग अलग शहरों के बारे में स्तंभ है। ये शीश स्तंभ है जिसमें हमें एक उसके बारे में डिटेल में इतिहास में महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए थे। यानी कि उनके बारे में जितनी भी जानकारियाँ थी वो महाराजा और राजाओं के माध्यम से दी जाती थी। इसके बाद क्या कह रहे हैं, अभिलेख क्या लिखा, अभिलेखों में क्या लिखा जाता है कि हमने पता था क्लास 6 में ही अध्याय नंबर जब पहला आया था उसी में बताया था कि अभिलेख वो होते हैं जहाँ पे हम कोई भी राजा या महाराजा जो होते हैं जो अपने लेखा जोखा लड़ाई झगड़े का या अपनी जानकारी देते हैं तो एक पत्थरों पे उत्कीर्ण कराया जाता है, उसे किसी धातु से पत्थरों से मारा जाता है और उसमें छपाया जाता है या छापा जाता है। अशोक जिन साम्राज्य पर शासन करते थे उन राज्यों में से सबसे इम्पोर्टेंट राज्य जो उनके शासनकाल था वो 2300 उनके जो शासनकाल था उनका शासनकाल में जो था शासक थे उस राज्य की स्थापना दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 साल पहले की थी। चाणक्य और कौटिल्य नाम के बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमारे अर्थशास्त्र की किताबों में मिलते हैं। आगे कह रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, साम्राज्य में कुछ बहुत बड़े नगर थे जो काले बिंदुओं से दिखाया गया है। इन साम्राज्यों की राजधानी पाटलिपुत्र यानी पटना, उज्जैन, तक्षशिला जैसे नगर थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के आने जाने के लिए आगे देखिए के लिए आने जाने वाला मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाला रास्ता पड़ता था। शहरों नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत में जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सों में जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पे लोग फल फूल और संग्रह करके किसान जानवरों का शिकार करते अपनी जीविका का चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोगों के पास भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। आगे कह रहे हैं और वे लोग शायद अलग अलग राज्य में अलग अलग भोजन करते थे और यहाँ अलग अलग किस्म की पोशाकें भी मिलती थी। यहाँ पे एक कंसेप्ट है जिसको हमने समझना है कि इसमें जो परिवार दे रखा है उसके बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे दे रखा है, देखिए, जब एक ही परिवार के कई सदस्य राजा बनते हैं, एक के बाद एक राजा बनते हैं, उन्हें एक वंश कहा जाता है। जैसे मौर्य वंश में 3 है, पहले चंद्रगुप्त, फिर उसका बेटा बिंबिसार, फिर उस बिंदुसार का बेटा अशोक। तो ये पीढ़ी दर चल रहा है, तो इसको बताना जरूरी है क्योंकि पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पे अलग अलग राज्य के बारे में बताया गया है। नक्शे में सबसे पहला जो है अभिलेखों से प्राप्ति स्थल हुई थी वो रेड कलर से, यानी कि सन्नति हो गई, गिरधर हो गए, गुर्जर हो गए, ये सारे हमारे जो थे अभिलेख, यानी अभिलेख जहाँ पे के स्थल मिले हैं वहाँ पे। ये महत्वपूर्ण नगर जो है वो ब्लैक कलर से है, उज्जैन, तक्षशिला और पाटलिपुत्र, ये मेन है। ठीक है, आगे देखते हैं राज्य में कैसे भिन्नता है, राज्य और साम्राज्य से कैसे भिन्नता है, यानी इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। चूंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते थे और उनकी रक्षा के लिए बड़े सेनाओं की जरूरत होती थी, इसलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधन की जरूरत होती थी। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा कर अधिकारियों की जरूरत पड़ती थी। साम्राज्य का प्रशासन कैसा था, साम्राज्य का प्रशासन जो था वो था कि मौर्य साम्राज्य अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों में सम्राट का आदर नियंत्रण, इसका मतलब था इलाकों के गांवों शहरों के किसान, पशुपालक, शिल्पकारों और व्यापारियों को इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करते थे। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करता था या अधिकारियों को सजा देता था, कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक कैसे थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे। और राजा के जो जासूस होते थे, राजा के जो जासूस अधिकारी कार्यकलाप पर नजर रखते थे, जो भी काम कर रहे हैं उस पर नजर रखते थे। सबके ऊपर सम्राट था जो राज परिवार और वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता में सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे छोटे क्षेत्र और प्रांत थे। वे तक्षशिला व उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानियों में शासन किया जाता था। कुछ हद तक तो पाटलिपुत्र के क्षेत्र पर नियंत्रण रखा जाता था। अक्सर राजाओं के जो राजकुमार होते हैं वो वहाँ के राज्यपाल यानी गवर्नर जनरल कर भेजा जाता था, लेकिन ऐसा लगता था कि उस जगह पर स्थानीय परंपरा नियमों को माना जाता है। आगे कह रहे हैं प्रशासनिक केंद्रों के विशिष्ट क्षेत्र थे, यानी बहुत बड़ा क्षेत्र था जिसके इलाके मौर्य शासक के
सिर्फ मार्गों नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आगमन के लिए महत्वपूर्ण था, आने जाने के लिए महत्वपूर्ण था। और यहाँ से जो भी संसाधन कर या भेंट के रूप में मिलते थे इकट्ठा किया जाता। उदाहरण के शोध पर अर्थशास्त्र में लिखा जाता था। उत्तर पश्चिम में कंबल के लिए, दक्षिण भारत में, ये बॉर्डर लाइन है, इसको ध्यान रखना, दक्षिण भारत में सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। तो ये लाइन अंडरलाइन है। संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते। अंत में जंगल के इलाके और रहने वाले लोगों की काफ़ी हद तक संतुलित है उसकी उम्मीद की जाती थी। मोरे पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधुमेह जैसी चीज़ लाकर दे। ठीक है। नजराना क्या होता है? नजराना एक तरीके का कर इकट्ठा करने के बराबर होता है, जहाँ पर नियमित रूप से इकट्ठा, जैसे नजराना अनियमित रूप से संभव हो तो इकट्ठा किया जाता है। ऐसे नजराने विभिन्न पदार्थों के रूप में ऐसे लोगों से लिए जाते हैं जो उसकी स्वच्छता से इच्छा देते हैं, यानी उसकी इच्छा के अनुसार वह उन्हें देते हैं। अब यहाँ पे राजघाट के बारे में बताया गया है कि इसमें कौन कौन से राजघाट थे। सम्राट जनता के अवसरों पर शोभा यात्रा करते थे, उसके बारे में बताया गया। उसके बाद लिखा हुआ है कि अवसरों पर शोभा करते सोने की पालकी में ले जाया जाता था और सोने और चांदी को अलंकृत किया जाता था, इसके बारे में बताया गया है। फिर है पेड़ों को लेकर चलते थे और पेड़ों पर परीक्षित तोतों को एक झुंड बनाकर लेके जाते थे, जो सम्राट के सिर पर चारों तरफ चक्कर लगाते थे। समता हथियारबंद महिलाओं में घिरे हुए होते थे। लगभग इस बात का डर रहता था कि कहीं कोई हत्या करने की कोशिश न करे। इसके खाने से पहले उसके खास तौर पर इन चीज़ों को चखा जाता था, ताकि दो रात एक कमरे में ही नहीं सोते थे। यह है पाटलिपुत्र में घटना बताई थी कि एक विशाल एक खूबसूरत नगर है और यहाँ पे विशाल प्राचीर घिरा हुआ है। इसमें से 570 बुर्ज और द्वार कितने हैं? 64 है। 2 मंजिला वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजाओं का महल भी काठ से बना होता है, जिसे पत्थर के नक्काशी और अलंकृत किया गया था, और इसे कहते हैं उद्यान और चिड़िया के बड़े बसेरों से घिरा हुआ होता था। आगे करें, अशोक का एक सम्राट है कि अशोक मौर्य वंश के प्रसिद्ध शासक थे। वो पहले ऐसे शासक जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता द्वारा संदेश पहुंचाने की कोशिश की है। ज़्यादातर लिखा उनकी प्राकृत और अपभ्रंश, यानी प्राकृत भाषा और ब्रह्मी लिपि में, ये इंपॉर्टेंट है तो इसलिए अंडरलाइन कर लेना। अशोक का कलिग युद्ध कैसा था? अशोक का कलिग युद्ध तटवर्ती उड़ीसा के प्राचीन नाम था। अशोक ने कलिग को जीतने के लिए बहुत युद्ध लड़ा, परंतु युग जनित हिंसा और खून खराबा देखकर वह युद्ध से तृष्णा हो गई। उसे युद्ध देखकर बहुत ज़्यादा अपने आप में तृष्णा की मन नहीं कर रहा था। इसे निर्णय लिया कि वह भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं लड़ेंगे। ये कलिंग युद्ध के बारे में तो इसको पढ़ना अपनाना। अशोक में धर्म किसी देवता की पूजा या किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। ऐसा लगता था कि पिता अपने अच्छे बच्चों को व्यवहार की शिक्षा देता है, वैसे ही उनका कर्तव्य था कि उन्होंने अपनी प्रजा को निर्देश दिए और बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित हुए। ऐसी समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। संवेदना मतलब संवेदना की। आगे कह रहे हैं, देखिए, ऐसी समस्याएं थी जिन्हें संवेदना थी। साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे। कई बार तो टकराव पैदा हो जाता था और जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। तो दासों और नौकरों के साथ कुरूप व्यवहार किया जाता था। इसके अलावा परिवार में पड़ोसियों के बीच झगड़े होते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि समस्या का निदान उसका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धम्म और महात्म नाम के अधिकारियों की नियुक्ति करी, जो जगह जगह जाकर कथाएं सुनाते थे, एक दूसरे को निर्देश देते थे। शिला स्तंभों में उनका खुतबा दिया था। अधिकारियों को निर्देश दिया था राजा वह संदेश को उन लोगों को पढ़ाकर सुनाए जो खुद पढ़ नहीं सकते। अशोक के उसके धर्म था, उसके विचार थे, उसे प्रसारित किए। जैसे सीरिया, मिस्र, ग्रीस दूत जैसे भेजे गए और अपने ही पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा इसी कार्य हेतु उन्होंने श्रीलंका भेजा था, यानी संदेश देने के लिए। आगे कह रहे उन्होंने सड़कें बनवाई थी और कुएं खुदवाए थे, विश्राम गृह बनवाए थे। इसके अलावा मनुष्य और जानवरों की चिकित्सा की व्यवस्था भी की थी। अशोक के बारे में है यहाँ पे एक कथा दे रखी है, इसको नहीं पढ़ना। अशोक जो ज़्यादातर लिपियाँ जो होती थी वह अक्षर की होती थी। इस तरीके से लिपि का प्रदर्शन किया गया है। बस इसमें बताया कि अशोक ने कौन कौन से धर्म को अपनाया, कौन कौन सी सड़कें बनाई, किस किस तरीके से उन्होंने धर्म का पालन किया, कौन से धर्म थे, कलयुग में कौन से थे, कौन से 3 नगर थे, तक्षशिला, पाटलिपुत्र और हमारा एक और था जिसमें हमें एक बात की है उज्जैन। तो ये तीनों ही राज्य थे जो शक्तिशाली राजा था। वहाँ का मौर्य वंश के राजा थे अशोक थी, उनके बारे में ये गाथा गई है। इसमें राज्य और साम्राज्य के बारे में बताया, इसमें तक्षशिला के बारे में बताया है। इसी तरीके से आप इसमें से मेन पॉइंट्स में से नोट्स बना सकते हो और अपने खुद के नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप सीटें क्लियर कर सकते हो। क्योंकि अगर खुद से पढ़ोगे एनसीईआरटी जब भी आपको समझ में आएगी, अदरवाइज आप चाहे कहीं से भी कंटेंट ले लीजिए, लेकिन एनसीईआरटी को फॉलो करना 100% ज़रूरी है और कंपल्सरी भी है। इसलिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। ऐसी वीडियो देखने के लिए बाय बाय, टेक केयर।